जय हिंद साथियों, मैं राजेश कुशवाहा मैथी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। शुरू करने से पहले माँ सरस्वती का स्मरण करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। तो हम पढ़ रहे थे मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का हमने अब तक एक तो डेली लाइफ में यूजेज देख लिए, इंट्रोडक्शन, और मैट्रिक्स का ऑर्डर भी देख चुके हैं। मैंने ये बता तो दिया था आपको, बट अभी लिखाया नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन बता देता हूँ कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो हमारा मैट्रिक्स टॉपिक चल रहा था सबसे पहले लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो आव्यूह क्या होता है? संख्याओं एवं फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। आव्यूह क्या है? आव्यूह क्या है? संख्याओं एवं फलनों का आयताकार क्रम विन्यास। आयताकार क्रम विन्यास है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो संख्याओं एवं फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। और ये आयताकार को हम वर्गाकार भी बना सकते हैं, है ना, क्योंकि जो प्रत्येक वर्ग होता है वो एक आयत भी होता है ना। तो ये जैसे मैंने 2x2 3x3 का आव्यूह ले लेंगे तो फिर वो वर्गाकार हो जाएगा। तो यह है संख्याओं एवं फलनों का आयताकार क्रम विन्यास आव्यूह होता है। ठीक है। अब एक यह है कि आव्यूह को डिनोट किससे करते हैं? तो आव्यूह को हम हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं। तो व्यक्त अंग्रेजी वर्णमाला के, ऐसे लिख सकते हो पॉइंट बना के, बड़े अक्षरों से करते हैं। ठीक है। आप चाहो तो एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो एग्जाम्पल है आपका, जैसे मान के चलो ए कोई मैट्रिक्स है, और ए मैट्रिक्स में मैं ले लेता हूँ, मान के चलो 2 5 6 और 3। ये एक मैट्रिक्स हो गया। दूसरा हम लिख सकते हैं बी। देखो, इस वाले आव्यूह में जो सारी संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याएं हैं, है ना। दूसरा अपन ऐसे ले सकते हैं, मान के चलो 1 √3 5 आयोटा और 6 7। एक आव्यूह ये हो गया। इसमें हमने एक काल्पनिक संख्या आयोटा भी लिख दी है। ये क्या था? संख्या भी हो सकती है, फलन भी हो सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैं आपको फलनों का बता देता हूँ। ठीक है। तो मान के चलो सी एक आव्यूह लेते हैं अपन, sin x cos x sin x। अभी इसके अंदर जो भी संख्या या फिर जो भी अवयव लिखे हुए इनको बोलते हैं अवयव। जैसे इस वाले आव्यूह में अवयव क्या क्या हैं? 2 5 6 3 इस मैट्रिक्स ए के अवयव हैं।
इसी प्रकार इस वाली मैट्रिक्स में 1 √3 5 आयोटा 6 7 मैट्रिक्स बी के अवयव हैं। और इसी प्रकार मैट्रिक्स सी के अवयव कौन कौन से हैं? साइन एक्स, कॉस एक्स, साइन एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसके अवयव कहलाते हैं। अब ये आपकी यहाँ तक इनको लिख देता हूँ कि ये इसके क्या कहलाते हैं? मैट्रिक्स ए के अवयव कहलाते हैं, मतलब संख्या या फलन मैट्रिक्स के अवयव कहलाते हैं। तो संख्याओं एवं फलनों को आव्यूह के अवयव कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको आव्यूह के अवयव, कभी कभी प्रविष्टि भी बोल देते हैं, लेकिन हम मोस्ट ऑफ टाइम इसी वर्ड का यूज करेंगे, अवयव वर्ड का। ठीक है, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसको रफ करूँगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि एक m क्रॉस n के आव्यूह को कैसे व्यक्त करते हैं। तो m क्रॉस n के आव्यूह के लिए m क्रॉस n के को हटा सकते हैं आप। m क्रॉस n क्रम के आव्यूह ए को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। जैसे आव्यूह ए को मान के चलो, इसके अंदर जो अवयव हैं वो AIJ प्रकार के हैं, और इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है, मान ऊपर लिखा हुआ है m क्रॉस n, ये इसका ऑर्डर है। ठीक है, अब मैंने जिस दिन आपको इन जनरल फॉर्म बताया था पिछली क्लास में, उसमें मैंने ये बताया था कि यहाँ पे जो ए का जो सफिक्स में 2 नंबर लिखे हुए हैं आई और जे, आई तो व्यक्त करता है यहाँ पर पंक्ति की संख्या को, जो अवयव बन रहा है वो कौन सी पंक्ति में बन रहा है, और जे व्यक्त करता है स्तंभ की संख्या को, कि कौन से स्तंभ में आ रहा है। तो हम जैसे इस पंक्ति में अपन आगे बढ़ रहे थे, मान चलो पहली पंक्ति का अवयव, पहले स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति का अवयव, पहले स्तंभ का अवयव क्या हो जाएगा? A11। ठीक है, और पहली पंक्ति, अभी ऐसे चलेंगे तो पहली पंक्ति में ही चलेंगे, तो पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ, स्तंभ तो दूसरा आ गया, ये पहला स्तंभ हो गया। अभी नीचे जैसे अभी लिखेंगे तो ये पहला स्तंभ बन जाएगा और ये दूसरा स्तंभ बनेगा। तो पहली तो पंक्ति हो गई और दूसरा स्तंभ। इस टाइप से हम आगे बढ़ते जा रहे थे, और इस तरह से इसका इधर आगे जा रहे हैं तो चेंज क्या हो रहा है? स्तंभ चेंज हो रहे हैं। पंक्ति तो पहली ही है, स्तंभ चेंज हो रहे हैं, और स्तंभों की संख्या कहाँ तक जा रही है? n तक जा रही है ना। तो यहाँ पे ये A1 आ जाता था लास्ट में। इसी प्रकार आप देखोगे कि ये जो n की संख्या है, यानी कि ये j की संख्या है, हम जैसे जैसे इसमें पहली पंक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, j चेंज हो रहा है ना, इसमें जो j लिखा हुआ है इसमें j चेंज हो रहा है, और j चेंज होकर कहाँ तक जा रहा है? तो इसमें j आपका वेरी कर रहा है 1 से लेकर के n तक। इसी प्रकार जब आप इस वाले स्तंभ में आगे बढ़ते हैं, इस वाले स्तंभ में अवयवों को लिखते हैं, तो इस स्तंभ में आइए, आप इस वाले अवयव को लिखोगे तो स्तंभ तो पहला ही रहेगा, लेकिन पंक्ति कौन सी हो गई? दूसरी। तो ये दूसरी पंक्ति हो गई, और इसको अपन लिखेंगे, पहली पंक्ति कौन सी है? दूसरी। स्तंभ कौन सा है? पहला। इसी प्रकार इसी स्तंभ के तीसरे अवयव को लिखोगे तो उसे क्या लिखोगे? पंक्ति तो तीसरी हो गई और स्तंभ कौन सा हो गया? पहला। और इस टाइप से आप देखोगे कि ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सफिक्स का पहला वो चेंज होता है, मतलब पंक्तियों की संख्या चेंज हो रही है। और ये पंक्तियों की संख्या, अगर इसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो पंक्तियों की संख्या m तक जाएगी, और आप देखोगे कि ये संख्या AM1 तक जाएगी, है ना। तो आप देख पा रहे हो
कि इसमें जो सफिक्स का पहला अवयव है 1 2 3 एंड सो ऑन एन तक जा रहा है। इसी प्रकार इस पंक्ति में जो सफिक्स का दूसरा नंबर है वो 1 2 3 इस ऐसे करके कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है। इसमें सफिक्स का पहला अवयव आई है और इसमें देखो आई कहाँ तक, मतलब ये आई है, ये कहाँ तक वेरी कर रहा है सफिक्स का पहला अवयव 1 2 3 से लेकर के एम तक। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आई है वो तो वेरी कर रहा है 1 से लेकर के और एम तक, है ना। और जो दूसरा अवयव है जे, इसमें दूसरा अवयव जे है, इसमें देखो दूसरा अवयव कहाँ तक जा रहा है 1 2, यहाँ पे कहीं 3 भी आया होगा, A13 मैंने डॉट डॉट कर दिया। इसी प्रकार A14 एंड सो ऑन कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है। तो इसीलिए इसका जो दूसरा अवयव है एन तक वेरी कर रहा है, तो ये भी एन तक जाएगा। जे जाएगा आपका 1 से लेकर के एन तक, जिसमें 1 भी शामिल है और एन भी शामिल है। ये इक्वल टू का नंबर क्या बताता है, इसमें 1 भी शामिल है और एन भी शामिल है और जे का मान 1 से एन तक है। इसी प्रकार आई का मान 1 से लेकर के एन तक है। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, ये जो चीजें नोटेशन करने का तरीका है ये हायर क्लासेस के बारे में, 12th क्लास वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो हालांकि समझ में आ गया होगा और इसमें हर चीज को हमें बताना होता है कि कौन सी चीज कहाँ से बिलोंग करती है। अब जैसे इसमें आई का मान तो 1 से एन तक जा रहा है, जे का मान 1 से एन तक जा रहा है और आपको ये तो पता होता है कि यहाँ पे एम और एन कोई भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, है ना। तो आप लिख सकते हैं कि और एम और एन के मान के बीच में ही ये कहीं आई और जे होंगे। तो आप लिख सकते हैं कि आई और जे जो संख्या हैं वो कहाँ से आती हैं, वो आपकी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से ही आती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि आई और जे हैं वो आपके सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से आती हैं। ये एन है, हालांकि अभी आपकी एनसीईआरटी की बुक में तो ये नोटेशन चलेगा एक डंडे वाला, लेकिन जब जैसे ही आप हायर एजुकेशन में जाओगे तो आपको नोटेशन ये वाला मिलना शुरू हो जाएगा। ये भी एन ही है, आप तो एन ही समझ लो, ठीक है। ऐसे दो डंडे करके लगा देते हैं। तो ये आपका एम क्रॉस एन के आव्यूह को प्रदर्शित करने का तरीका होता है, ठीक है। तो अब आगे आपके एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसमें एग्जाम्पलों को देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल काफ़ी इजी है, तो आप चाहो तो एग्जाम्पल को लिख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका कि 3 फैक्ट्रियां हैं। चलो मैं लिख देता हूँ। एग्जाम्पल 1 है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और इस बुक का जो एडिशन है वो 2020 का है और इसका पेज नंबर है, मैं लिख देता हूँ, पेज नंबर 65 पे है एग्जाम्पल 1। क्या एग्जाम्पल की 3 फैक्ट्रियां हैं, 3 फैक्ट्रियां कौन कौन सी हैं फैक्ट्रियां, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। मैं पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। मैं पुरुष तथा महिलाओं से संबंधित सूचना पर विचार कीजिए। मतलब आपको कुछ डाटा दिया हुआ है और वो डाटा क्या है, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में एग्जांपल दिया था राधा कृष्ण वाला, पेन कॉपी वाला, ऐसा ही एक एग्जांपल दिया हुआ है। चलो मैं ऊपर से रफ कर देता हूँ, है ना, या फिर नीचे लिख देता हूँ। इसमें फैक्ट्री नीचे दिखेगा सबको, फैक्ट्री है आपकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। 3 फैक्ट्रियां हैं और इन फैक्ट्री में पुरुष कर्मी एक तो पुरुष काम करने वाले हैं और महिला भी काम करने वाली हैं, तो पुरुष कर्मी और महिला कर्मी इनकी संख्या दी हुई है, पुरुष कर्मी और महिला कर्मी।
इनकी संख्या कैसे कैसे दी हुई है कि फैक्ट्री फर्स्ट में पुरुष कर्मियों की संख्या है वो आपकी 30 दी हुई है, और फैक्ट्री फर्स्ट में ही महिला कर्मियों की संख्या 25 दी हुई है। इसी प्रकार फैक्ट्री सेकंड में पुरुष कर्मियों की संख्या आपकी 25 दी हुई है, और फैक्ट्री सेकंड में ही महिला कर्मियों की संख्या 31 दी हुई है। इसी प्रकार फैक्ट्री थर्ड में पुरुष कर्मियों की संख्या 27 दी हुई है, और फैक्ट्री थर्ड में ही महिला कर्मियों की संख्या आपकी 26 दी हुई है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। और क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्वेश्चन में बोला गया है, मैं ऊपर से रफ कर देता हूँ। ठीक है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। उपयुक्त सूचना को एक 3x2 के आव्यूह में निरूपित कीजिए। तो उपयुक्त सूचना को एक 3x2 के आव्यूह में निरूपित कीजिए। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। तो तीसरी पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। काफी लंबा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन बहुत ही आसान है। मतलब दिखने में जो बड़ा होता है वो आसान ही होता है, इतना आपको समझा के दिया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है कि 3 फैक्ट्रियाँ हैं, और उसमें उन फैक्ट्रियों में पुरुष और महिलाओं से संबंधित जो सूचना है, मतलब पहली फैक्ट्री में पुरुष कर्मियों की संख्या ये है जो पहली पंक्ति आपको दी हुई है, और दूसरी फैक्ट्री में पुरुष कर्मी और महिला कर्मियों की संख्या दूसरी पंक्ति में दिए हुए हैं। इसी प्रकार तीसरी फैक्ट्री में पुरुष कर्मी तथा महिला कर्मियों की संख्या आपको तीसरी पंक्ति में दी हुई है। ठीक है, अब बोला क्या गया कि उपयुक्त सूचना को 3x2 के आव्यूह में निरूपित कीजिए। तो हमारा जो क्वेश्चन था ना, जो मैंने एग्जाम्पल बताया था राधा कृष्ण और उद्धव वाला, तो सेम वही है। उसमें भी हमने एक मैट्रिक्स बनाई थी दी हुई सूचनाओं के आधार पर, है ना। और आगे क्या बोल रहा है कि तीसरी पंक्ति तथा दूसरी स्तंभ वाली प्रविष्टि। तो पहले अपन आव्यूह बना लेते हैं, इस क्वेश्चन की सहायता से पहले आव्यूह बना लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे आगे जो बोल रहा है उसको। इसका सॉल्यूशन है, कुछ नहीं है, एक आव्यूह टाइप में ये लिखा हुआ है, इसको बस दो जो नोटेशन मैंने बताया था उस नोटेशन में लिख देना है। तो मैं इसको एज इट इज लिख देता हूँ। ठीक है, ये नहीं लिखना पड़ेगा उसमें पुरुष कर्मी और महिला कर्मी फर्स्ट सेकंड थर्ड। मैंने आव्यूह का जो पिछली क्लास में नोटेशन बताया है उस हिसाब से इसको लिख देते हैं। तो इसको एज इट इज लिख रहा हूँ इनको हटा करके। ठीक है, तो ये 30, 25, 25, 31, 27, 26, ये जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा को दो ऐसे आयताकार विन्यास में बंद कर दिया। ठीक है, और इसका ऑर्डर कितना होगा, क्रम कितना होगा। क्रम क्या होता है कि दिए हुई जो आव्यूह दिया हुआ है उसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है और स्तंभों की संख्या कितनी है, उसको हम ऐसे लिख देते हैं क्रॉस करके। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि पंक्तियों की संख्या तो है 3, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। तो ये आपकी 3 तो पंक्तियों की संख्या हो गई, और स्तंभों की संख्या पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ। तो क्रॉस साइन करके बताया था कि क्रॉस करके लिख देते हैं फिर स्तंभों की संख्या को। पहला नंबर प्रदर्शित करता है पंक्तियों की संख्या को, और दूसरा नंबर व्यक्त करता है स्तंभों की संख्या को। तो यहाँ से ये आपका क्या हो गया, इसका क्रम हो गया, और इन दोनों को गुणा कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, इस आव्यूह के अवयवों की संख्या, प्रविष्टियों की संख्या। अवयव को हम प्रविष्टि भी बोल देते हैं और अवयव भी बोल देते हैं। तो 6 देख लो, इसके अंदर अवयवों की संख्या है 1 2 3 4 5 6।
ये तो हो गया आपका यहाँ तक का क्वेश्चन। यहाँ तक जो बोल रहा था कीजिए तक आव्यूह में निरूपित कीजिए, तो हमारा ये आव्यूह में निरूपित हो गया। आगे क्या बोल रहा है कि तीसरी पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। चलो भैया, तीसरी पंक्ति इसमें कौन सी है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, तो ये आपकी तीसरी पंक्ति हो गई। और दूसरा स्तंभ कौन सा है, ये तो पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा स्तंभ हो गया। तो तीसरी पंक्ति में ऐसे आगे बढ़े और दूसरे स्तंभ में ऐसे आगे बढ़े, तो देखो ये लाइन खींच लो, ये तो हम तीसरी पंक्ति में आगे बढ़े, ठीक है, और इधर ऐसे दूसरे स्तंभ में नीचे आए। तीसरी पंक्ति में तो आगे बढ़ रहे हैं और दूसरे स्तंभ में ऐसे नीचे आ रहे हैं, तो जहां पे ये दोनों लाइनें क्रॉस कर जाएंगी, यहाँ पे क्रॉस कर गई, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे क्रॉस कर गई हैं। तो ये जो जहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, जो नंबर जिस नंबर पे क्रॉस कर रही होती हैं, वही उस प्रविष्टि के बारे में बात कर रहा है। तो वहां पे दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि ये वाली प्रविष्टि हो गई 26 वाली। अब ये 26 जो प्रविष्टि है ये क्या व्यक्त कर रही है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ था 26, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, ये क्या व्यक्त कर रही है, यहाँ पे ये व्यक्त कर रही है कि तीसरी फैक्ट्री में महिला कर्मियों की संख्या 26 है, ये व्यक्त कर रही है ना। तो हम लिख देंगे कि तीसरी पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि तीसरी फैक्ट्री में महिला कर्मियों की संख्या को प्रकट करती है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम, इधर लिख देता हूं मैं लाइन खींच के कि तीसरी पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि मतलब अवयव, ठीक है, इसको अपन अवयव भी बोलते हैं, अवयव या प्रविष्टि तीसरी फैक्ट्री में महिला कर्मियों की संख्या, ऐसे लिख लो, फैक्ट्री थर्ड में महिला कर्मियों की संख्या को व्यक्त करती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से शुरू हो रहा है एग्जाम्पल फर्स्ट से, ऊपर इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। अभी मैं इसको रफ करने वाला हूँ। अब जैसा कि आपको पता है कि वीडियो के लास्ट के 5 मिनट्स में मैं कुछ ऐसा लेके आता हूँ जो सबके लिए यूजफुल होता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चाणक्य के विचार। चाणक्य जो कि बहुत बड़े दार्शनिक थे और उनके द्वारा अर्थशास्त्र जैसी पुस्तक लिखी गई थी। तो चाणक्य क्या कहते हैं कि प्रत्येक काम को करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछने चाहिए। अगर आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं, आप कोई भी एक्ट कर रहे हैं, तो उसको शुरू करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। वो 3 सवाल क्या क्या हैं कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, और फिर दूसरा क्वेश्चन खुद से करो कि ये जो कर रहा हूँ मैं, इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। भाई अगर आप कोई काम करने जा रहे हो तो हो सकता है आप जैसा सोच रहे हो वैसा हो जाए, और हो सकता है कि ऐसा ना भी हो, तो उसके बारे में भी सोच लें, इसके परिणाम क्या क्या होंगे, और या फिर हो सकते हैं। और फिर तीसरा खुद से क्वेश्चन पूछो, क्या मैं सफल होऊंगा, जो मैं ये काम कर रहा हूँ और मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो प्लान है, वो सफल हो पाएगा। तो ये 3 सवाल करने के बाद, खुद से क्वेश्चन पूछने के बाद, जब आपको कोई संतोषजनक आंसर मिल जाए तब उस काम को पर आगे बढ़ें। तो ये आपका चाणक्य का विचार था, जो कि आपके लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। आजकल काफ़ी लोग बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं और फिर उसके बाद उनको पछताना होता है। तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले अगर आप चाणक्य के अनुसार आप ये 3 क्वेश्चन खुद से कर लेते हो, तो आगे हो सकता है आपको लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, या फिर जो काम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा
एक तो डेफिनेशन देगी, डेफिनेशन के बाद हमने आव्यूह को जो इन जनरल फॉर्म था उसे व्यक्त कैसे करते हैं ये देखा, और एक एग्जाम्पल देखा। ठीक है, तो मैथी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।